हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें जो हमारा चैप्टर है एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 में बेसिकली हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीजों को कंप्लीट किया था, जैसे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस के कारण क्या है, इन चीजों को जो है हम लोगों ने अपने पार्ट 1 में देखा था। नाउ इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है उसी को थोड़ा सा और कैरी ऑन करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। स्पेसिफिकली अगर बोला जाए या देखा जाए तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन पर करेंगे बात। अब स्टार्ट करते हैं विथ ग्लोबल वार्मिंग। देखो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, जो उसका एवरेज टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वार्मिंग का मतलब दैट इज गर्म होना एंड ग्लोबल मतलब पूरी जो है आपका ग्लोब, आपकी जो पूरी अर्थ है, ठीक है। तो जब अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इस पर्टिकुलर फिनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम में हमें बहुत ज्यादा रेट पर देखने को मिल रहा है। उसके पीछे के क्या रीजंस हैं उन्हें जो है हम लोग समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग के साथ में, वन बाय वन जो है चीजों को अनफोल्ड करते हुए चलते हैं। So global warming is the phenomena of a gradual increase in the temperature near the earth's surface, ठीक है, जो अर्थ का सरफेस है उसके पास में ग्रेजुअल इंक्रीज होना अर्थ के टेम्परेचर में। ग्रेजुअल मतलब कि एक कंटिन्यूअस बेसिस पर आप देख रहे हो कि अब टेम्परेचर राइज ही हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशन। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक ऑब्जर्व्ड और प्रोजेक्टेड इंक्रीज है, ठीक है। ये चीज ऑब्जर्व की गई है ओवर द ईयर्स कि पहले से जो है अब जो टेम्परेचर है, जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज हो चुका है, ठीक है। किसके, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो ओशंस हैं, इन सब का, ठीक है। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हैज रिजन बाय 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसे हम लोग अगर सेल्सियस में आप लोग देखोगे तो इट इज 0.6 डिग्री सेल्सियस एंड सी लेवल हैज राइज इन सेवरल इंचेस, ठीक है। और जो सी लेवल है वो भी सेवरल इंचेस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ऑल राइट, अब क्या हुआ ये और कैसे हो रहा है इस चीज पर जो है हम लोग फोकस करते हैं। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो ये सारे जो कॉजेस हैं ये तो हम लोग बिल्कुल देखेंगे ही, बट थोड़ा सा फिनोमिना आप इससे अलग होकर भी, मतलब मैं थोड़ा सा आपको जो है आपके इस टॉपिक से हटकर थोड़ा सा बताऊंगी, जो चीजें रिटर्न है उसके अपार्ट हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग को ही और इसका जो एक फिनोमिना उसको समझेंगे। देखो क्या होता है, दिस इज अर्थ सरफेस, ठीक है, ये क्या है आपका अर्थ का सरफेस है। वी ऑल नो सन की जो है रेज आती है जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर जो है हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। हमारे लिए जो हीट का सोर्स है वो क्या है, सन है। तो जो सन की रेज आती है स्टूडेंट्स वो आपके अर्थ पर आई, ठीक है। अब ये थोड़े से जो है आपके साइंस के टर्म्स हैं, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट थोड़ा बहुत समझ लो। ज्योग्राफी वोग्राफी में आप लोगों ने शायद इसको पढ़ा हो कि ये जो सन रेज आ रही है ना, ये होती है आपकी शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में, ठीक है। शॉर्ट वेव्स जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, मतलब कि उसकी जो है ना ताकत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अर्थ के पास में जो है शॉर्ट वेव्स के फॉर्म में क्या आ रही है, आपकी सन की रेज आ रही है। अब क्या होता है कि अर्थ पर वेरियस सर्फेसेस है, ओशन है, बीच में क्लाउड्स आ रहे हैं, ट्रीज हैं, आपकी बिल्डिंग्स हैं, आपका जो है एक प्लेन सरफेस है, अलग अलग चीज है, ठीक है। और हर एक पर्टिकुलर सरफेस की जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो डिफर करती है, ठीक है। आपके जो है क्लाउड्स जो है वो इस सनरेज को ट्रैप कर लेते हैं, फिर इसे क्लाउड को चीरते हुए सनरेज जो है वो नीचे आती है, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है अलग अलग सरफेसेस में क्या होता है कि जो हीट रेज है, जो हीट की वेव्स है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मतलब इतने सालों से सन की रेज आ रही है अर्थ के सरफेस पर, तो अभी तक तो अगर देखा जाए तो अर्थ के सरफेस को जल चुका होना चाहिए था, राइट। इतनी अगर हाई फ्रीक्वेंसी की रेज आ रही है, कंटिन्यूअसली बेसिस पर आ रही है, तो बहुत गर्म लगना चाहिए हमें क्यों जो है एकदम ऐसे पैर रखने पर गर्म नहीं लगता है, क्योंकि जो सरफेस है वो हीट को
वापस जो है रेडिएट भी करता है, ठीक है। जितनी हीट एब्जॉर्ब की उतनी की बाकी की वापस रेडिएट हो जाती है, कहां पर, एटमॉस्फेयर में। तो अब यहाँ पर ये समझो कि क्या हो रहा है, ये बस इतना समझो कि हाँ हीट की मतलब सन की जो है रेज आई है कहां पर, सरफेस पर, और सरफेस से जो है ये रेज वापस भी जाती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है और बाकी की क्या हो जाती है, रेडिएट बैक हो जाती है। अब ये वापस कहां जा रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है, ठीक है। ये जो है आपके एटमॉस्फेयर में जाती है। अब क्या होता है, यूजुअली आप लोगों ने सुना होगा कि CO2 का जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसके एमिशन की वजह से, एक्सेसिव एमिशन की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो उसके एमिशन से क्या हो रहा है, क्या होता है कि यहाँ पर ना एटमॉस्फेयर में अपर लेयर में ये जो आपकी व्हील से कि जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है, जिसमें CO2 और मीथेन और ये सब आते हैं, वो यहाँ पर एक ब्लैंकेट बना लेती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ब्लैंकेट बना लेती है और ये जो रेज यहाँ से जा रही है ना, उसको पेनिट्रेट नहीं होने देती, उसको जो है यहाँ से निकलने नहीं देते हैं, यहाँ पर ये ट्रैप कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि इधर से भी रेज आई और इधर वाली जो रेज गई है वो इधर ही रह गई है, ठीक है, वो इस पर्टिकुलर ब्लैंकेट से बाहर नहीं जा पा रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर गर्मी हो जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आपके रूम में एक हीटर चल रहा है, ठीक है, तो अब वो जो हीटर चल रहा है उससे यहाँ पर क्या होगा, मतलब जो रूम है आपका वो गर्म होगा। अगर आप डोर को ओपन कर दोगे तो ये जो गर्म हवा है अंदर की जो गर्म है वो थोड़ी बाहर जा सकेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बंद ही रखोगे तो बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, और अगर आप उसको नहीं मतलब जो है आपका हीटर का स्विच ऑफ नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका रूम गर्म हो जाएगा। सेम चीज है, सन इज योर हीटर, ठीक है। यहां से तो आपकी कंटिन्यूअस बेसिस पर क्या हो रहा है, सनरेज आ रही है, यहां से ये जो डोर है ये हो गया है क्लोज, ठीक है, बिकॉज ये जो CO2 मीथेन ये है मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उन्होंने यहाँ पर बना लिया एक ब्लैंकेट, ठीक है, और वो जो है ये जो वापस रेडिएट हो रही है ना वेव्स, इनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कि इन दी सेंस इनको जो है इनसे पेनिट्रेट नहीं करने दे रहे, इससे जो है ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। तो अब ये जो रेज है वो यहीं पर ही रह गई है, ठीक है, और ये इस जगह पर रहकर अब वो वापस इसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर फिनोमेना को समझकर आपको चलना है। अब आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा कि CO2 मीथेन या ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज कैसे हैं, ठीक है। लॉजिक समझ में आ जाएगा तो बाकी की चीजें हमें जो है समझ में आने लगती है कि अच्छा क्यों बोला जा रहा है कि CO2 का एमिशन कम करो, ज्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट करो, ये सब क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। तो आई गेस कि ये जो पर्टिकुलर फिनोमेना है दिस इज क्लियर टू यू पीपल। सो द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैस कंसेंट्रेशन लाइक वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो है ये आपके पास में वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस के क्या है, एग्जाम्पल्स है। फैक्टर्स दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग आर burning of coal and petroleum products, sources of carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone, ठीक है। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो है दीज आर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं आप उन्हें बर्न करोगे तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिट करेंगे, ये याद रखना। हर एक जो फॉसिल फ्यूल है वो ग्रीन हाउस गैस जो है वो एमिट करता है, ठीक है। तो कोल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बर्निंग तो होती है, ठीक है, आपको जो है बिजली बनानी है आप कोल के थ्रू बना रहे हो, तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होती है, वो रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, और फिर वो ऊपर जाकर क्या कर लेता है, एक ब्लैंकेट बना लेता है, ठीक है। देन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जब आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो CO2 रिलीज होगा। ये पर्टिकुलर फिनोमेना तो आप सभी को पता है कि ट्रीज का क्या काम है, ट्रीज जो है CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जितना भी CO2 है उसको एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, राइट। जब आप इनको कट करोगे तो इनके अंदर जितना भी CO2 है दैट विल बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। तो जो आपका डिफॉरेस्टेशन है उसकी वजह से भी क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्रीज होगा। So deforestation which increases the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Then methane gas released in animal waste. जो एनिमल का वेस्ट होता है, जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है स्टूडेंट्स, उसमें मिथेन होता है प्रेजेंट, ठीक है।
तो मीथेन जो है फिर वो क्या होगा, वहां से रिलीज होगा। अब इसका ये सोल्यूशन नहीं हो सकता कि मैम जो है उनका एक्सक्रीटा ही बंद करवा दे, तो ये नहीं हो सकता। और ना ही आप ये बोल सकते हो कि अब जो है जो आपके वेरियस एनिमल्स हैं उनको ही हम जो है खत्म कर दे, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो वहां से जो है मीथेन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, उनका जो एनिमल का जो एक्सक्रीटा है उसमें मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। इंक्रीज्ड कैटल प्रोडक्शन व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू डिफॉरेस्टेशन, मीथेन प्रोडक्शन एंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। अगर आप कैटल का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, मतलब कि अगर आप कैटल्स को ज्यादा ही बढ़ा रहे हो, तो उनके लिए जो है रहने के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी, तो डिफॉरेस्टेशन होगा, ठीक है। ये ओवरग्रेजिंग की वजह से भी जो है वो फिर बाकी की दिक्कतें होती है। मीथेन प्रोडक्शन होगा इनके वेस्ट के थ्रू, तो ये भी क्या है आपका एक ग्लोबल वार्मिंग का रीजन हो सकता है, कॉज हो सकता है, ठीक है। देन द एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट इज CH4 होता है ये, ठीक है, मीथेन हैव इंक्रीज्ड बाय 41% टू 160% रिस्पेक्टिवली above pre-industrial levels since 1750। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स में ये था और उसके बाद में जो है अब ये इतना हाई जा चुका है, ठीक है। तो दिस क्लियरली शोज कि ये जो ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन है, जो ये वेरियस गैसेस हैं, उनकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। और अगर इसी पर्टिकुलर मैनर में अगर ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो एटमॉस्फेयर का बहुत ही एडवर्स कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो क्या रहा है, सबसे पहली चीज तो कि आइस मेल्ट कर रही है, ये बहुत ही मेजर कंसर्न है स्टूडेंट्स। देखो हमारी जो अर्थ है उसमें आप लोगों ने देखा ही है कि दो पोल्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या है, ये कंप्लीटली जो है वील से कि परमाफ्रोस्ट वाले एरियाज है, दैट मींस यहाँ पर जो है पूरी आइस कवर है, राइट, यहाँ पर क्या है, पूरा आपका आइस कवर है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जब अगर पूरा ग्लोब का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये आइस जो है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल होगी। अगर जो है आपका टेम्परेचर आप बढ़ा दो तो आपका जो ठंडा पानी वो गर्म हो जाएगा, जो आइस है वो मेल्ट होने लगेगी, तो यहाँ से जो है आइस का मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पोलर एरियाज है ना, यहाँ पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है ये, क्योंकि उनका हैबिटाट है आइस। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पोलर बियर, उसका हैबिटाट है वो आइस, ठीक है, और अगर ये आइस ही चला गया तो फिर जो है उनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑल्सो क्या होगा आइस के मेल्ट होने से, ये जो आइस है ना स्टूडेंट्स, ये आजकल से नहीं हुई है, इसको मतलब ये जो परमाफ्रोस्ट है इस पर्टिकुलर स्टेट को बने हुए अरबों खरबों साल हो चुके हैं, ठीक है, बहुत 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 पहले ये चीजें हो चुकी है। तो इनके अंडर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी होंगे, इनके अंदर जो है फॉसिल फ्यूल्स भी होंगे, इनके अंदर जो है कुछ मेटल्स भी हो सकते हैं। तो जब ये ऊपर का कवर हटेगा तो अंदर की चीजें बाहर आएंगी, और अंदर की चीजें जब बाहर आएंगी तो हो सकता है उनकी वजह से नई नई जो बीमारियां हैं वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ना बहुत डेंजरस है। ऑल्सो आइस के मेल्ट होने से क्या होगा, वी ऑल, आप लोगों ने जो है ग्लोब देखा होगा, आप लोगों ने मैप देखा होगा, आप लोगों को पता होगा दैट वेरियस ओशंस है, ये वो है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से आइस मेल्ट हुई तो यहाँ के ओशंस में जो है पानी मिलेगा उसका, सिंपल सी चीज है। यहाँ के ओशंस में जब पानी मिलेगा तो इस पर्टिकुलर ओशन का जो वाटर लेवल है दैट विल राइज, ठीक है, और धीरे धीरे कर कर ऐसे ही जो है वाटर लेवल्स आपके राइज होने लगेंगे, तो जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वो क्या हो जाएंगे, उसमें पानी भरने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, राइट। तो ये जो है ये वेरियस इंपैक्ट आप बोलोगे किसका, ग्लोबल वार्मिंग का, और ये मेजरली आइस के मेल्टिंग से ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। So ice is melting worldwide, especially at the Earth's pole. It has led to steep rise in sea level and coastal flooding. Coast क्या होता है, जस्ट जो है आपके ओशन के साइड वाला जो लैंड, ठीक है। Then hurricanes and other tropical storms are likely to become stronger. ये क्या है, ये जो पानी में आने वाली चीजें हैं, hurricanes, that is जो आप सुनामीज एंड ऑल बोलते हो, ठीक है। तो इनका जो है, इनकी जो लाइकलीनेस टू कम है वो क्या हो जाएगी, वो एनहांस हो जाएगी, ठीक है। ये इनकी जो है फ्रीक्वेंसी वी कैन से बढ़ जाएगी, बिकॉज अब उनके पास में क्या हो रहा है, अब उनके पास में जो है ज्यादा ये चीज उनको मिल रही है कि वो क्या कर पा रहे हैं, कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन पा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा हलचल करोगे तो ज्यादा इनको जो है क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी, और वो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शंस करेंगे।
देन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिजीज लाइक मलेरिया, क्लोरिया, डेंगू, चिकनगुनिया एक्सेट्रा, ये जो डिजीजेस की अभी मैंने आप लोगों को बोला. देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीशीज लाइक पोलर बियर्स इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट फॉरएवर. ऑब्वियस सी बात है, अगर इनका हैबिटेट चला जाएगा तो ये कैसे सरवाइव करेंगे, ठीक है, तो ये चीज है. ऑल राइट, सो दिस वाज अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग. इतना आप लोगों के लिए पढ़ना काफी है. क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इस पर लिख सकते हो, और अगर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो इससे ज्यादा भी जो है आप लिख पाओगे. फिर आते हैं ओजोन डिप्लीशन पर. बेसिकली ओजोन डिप्लीशन क्या है? आप लोगों ने सब कुछ, मतलब आप लोगों ने जो है आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज जो पहले थी उसमें पढ़ा होगा. वेरियस जो है आपके पास में लेयर्स है, लाइक जो है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, सारी चीजें हैं, ठीक है. तो ये जो वेरियस आपके सेगमेंट्स हैं, इनमें वेरियस इनकी स्पेशलिटीज है, राइट. तो ट्रोपोस्फेयर में तो हम लोग रह रहे हैं, ठीक है. ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आ जाता है आपका क्या, स्ट्रेटोस्फेयर. इस स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर है विच इज नेम्ड ओजोन, ठीक है. इसका क्या नाम है, ओजोन लेयर है. ये ओजोन लेयर का काम क्या है, जो हार्मफुल यूवी रेज आती है, यूवी मतलब कि जो सन की रेज आती है, उसको कंट्रोल करना, उसको एब्जॉर्ब करना, और हम तक जो है हार्मफुल रेज को नहीं पहुंचने देना. हम तक जो रेज आ रही है वो हमारे जो है सर्वाइवल के लिए फिट है, ऐसी वाली रेज हमें मिल रही है, ठीक है. हार्मफुल वाली रेज हम तक नहीं पहुंचने देता है कौन, ओजोन लेयर. लेकिन हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ओजोन जो है ना वो डिप्लीट हो रहा है. दैट इज जो ओजोन लेयर है दैट इज डिप्लीटिंग. एक ओजोन होल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी सुना होगा. तो ओजोन होल का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर एरिया में ओजोन लेयर ही गायब हो गई है, और अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगी तो सन की हार्मफुल रेज भी डायरेक्टली क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी अर्थ के सरफेस पर, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहेगा, ठीक है. So ozone depletion refers to destruction of ozone in the ozone layer due to presence of chlorine from man-made chlorofluorocarbons and other forces. ठीक है, chlorofluorocarbons are released by solvents, spray aerosols, refrigerators, air conditioners, etc. तो बेसिकली ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है, CFCs की वजह से, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, ठीक है. ये वेरियस आपके सोर्सेज हैं जहां पर आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इमिशन दिखता है, ठीक है. अब ओजोन डिप्लीशन को थोड़ा सा जो है विजुअली पढ़े हम लोग. तो देखो, दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है हमारी. अब अर्थ के बियॉन्ड जो है एक लेयर है विच इज नोन एज ओजोन लेयर. अब स्टूडेंट्स, जो आपकी सन की रेज आती है ना वो 3 टाइप्स की होती है. एक होता है आपके पास में UVA, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, UVA. एक होती है आपके पास में UVB, और एक होती है आपके पास में UVC. जो UVC रेज है वो अगर अर्थ तक पहुंच जाएगा तो अगर हम उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे ना, हम वहीं पर ही जल जाएंगे, ठीक है. मतलब वो इतनी हार्मफुल होती है. तो ओजोन लेयर बेसिकली क्या कर रही है, ये जो आपकी हार्मफुल रेज है उसको यहीं पर रोककर और यहां से जो है वापस क्या कर देती है, उसको स्कैटर कर देती है, उसको जो है अर्थ पर नहीं आने देती है. उसके बाद में स्टूडेंट्स एक होती है आपकी UVB रेज. UVB रेज जो है ना वो थोड़ी सी हार्मफुल और थोड़ी सी अच्छी होती है. तो बेसिकली अब ओजोन लेयर क्या करेगी, अब ओजोन लेयर UVB रेज का जो हार्मफुल वाला पार्ट है उसको वापस क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, और जो हमारे लिए यूजफुल वाला पार्ट है उसको अर्थ पर आने देती है, ठीक है. देन वी हैव UVA रेज जो कि बिल्कुल अच्छी है हमारे लिए, ठीक है. ये डायरेक्टली आपके ओजोन लेयर से होती हुई अर्थ सरफेस पर पहुंच जाती है, ठीक है. तो ये काम है ओजोन लेयर का, इन दो जो है आपकी रेस को वापस रिफ्लेक्ट बैक करने का. अब मान लो क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. मान लो ओजोन डिप्लीशन हो जाए, यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया पर जो है आपका ओजोन लेयर नहीं है, ठीक है. ओजोन डिप्लीशन की बात कर रहे हैं, यहां पर ओजोन लेयर नहीं है. तो अब अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो ये UVC भी अंदर आएगा पूरा, UVB भी पूरा अंदर आएगा. UVB तो चलो ठीक है, छोड़ो, वो इतना हार्मफुल नहीं है. UVC अंदर आ गया तो वो जिस भी पर्टिकुलर एरिया पर आने वाला है उस पर्टिकुलर एरिया में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. वहां की सारी चीजें जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगी. तो ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट. अदरवाइज जो है अर्थ पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है.
तो ओजोन लेयर डिप्लीशन को इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि ओजोन होल जो है वो देखा गया था ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब तो खैर ठीक है, ओजोन होल जो है वो और बड़ा नहीं हो रहा है एंड इवन धीरे धीरे जो है उसकी रिकवरी भी हो रही है, लेकिन ये फिनोमेना देखा गया था तो इसको समझना जानना बहुत जरूरी है और हमें जो है क्या बनना जरूरी है, अवेयर बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये पूरा वही फिनोमेना है कि अगर ओजोन होल हुआ, ये ऐसा कुछ हुआ तो ये जो अभी तक स्कैटर हो रहा था वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जिस भी एरिया में आया फिर वो एरिया गया, यही समझ लो, ठीक है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन? अब मेजरली ओजोन डिप्लीशन के कॉज में याद रखना CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ग्लोबल वार्मिंग का जो है रीजन है वो क्या है, दैट इज ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ये इसके जो है कॉजेज रीजंस को याद रखिएगा। सो द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। बहुत ज्यादा जो है हाई क्लोरीन और ब्रोमाइन कंपाउंड्स जो होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, उसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हमें देखने को मिलता है। द ओरिजिन ऑफ दीज कंपाउंड इज CFC। ये क्यों क्लोरीन और ब्रोमाइन कैसे जो है ओरिजिनेट हो रहे हैं, that is because of CFC, that is chlorofluorocarbon, which is used as cooling substances in AC and refrigerators, ठीक है। जहां जहां पर ये कूलिंग वाली चीज आती है ना, वहां पर यूजुअली CFC का आपको सोर्स मिल जाएगा। Aerosol propellants and bromofluorocarbons, that is halogens, which are used in fire extinguishers, ठीक है। So these are the causes of your ozone depletion. Now what are the effects of ozone depletion? तो इसका main effect आपको UV वाला ही बताना है, ठीक है। That is the main effect, all right. So more ultraviolet, that is UV radiation, comes to earth and causes damage to living organism. UV radiation seems to be responsible for skin cancer in human beings, ठीक है। UV radiation से जो है skin cancer हो सकता है, ऑलराइट, अभी भी होता है, लेकिन अगर ये सोचो कि अगर वो पर्टिकुलर हार्मफुल यूवी रेज आ जाएगा तो फिर जो है स्किन कैंसर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल फिनोमेना बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि हर दूसरे पर्सन को हो गया, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो है सिचुएशन अराइज हो सकती है अगर हमने चीजों को सही नहीं किया तो। Then UV radiations lowers production of phytoplankton which affects other aquatic organism and UV radiation can also influence the growth of terrestrial plants, ठीक है। फ्लाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो आप लोगों को ओशंस में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो कोरल्स होते हैं उनका सर्वाइवल पॉसिबल होता है, ठीक है। अब अगर ये सोचो, अगर एक चीज का डिस्ट्रक्शन तो दूसरी चीज का डिस्ट्रक्शन, अब इसकी वजह से जो हो रहा है उसका डिस्ट्रक्शन, उसकी वजह से जो हो रहा है उसका डिस्ट्रक्शन, तो ये पूरी जो साइकिल है वो चलती जाती है। इसीलिए जो है ये चीज बोली जाती है कि अगर आपकी जो पूरा फूड वेब है या फूड चेन है उसमें से अगर एक भी ऑर्गेनिज्म इधर से उधर हुआ तो उसका एडवर्स इंपैक्ट पूरी जो है आपके फूड साइकिल पर होने वाला है, ठीक है। तो आई गेस कि दिस थिंग इज क्लियर टू यू दैट व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। नाउ एक बहुत ही सिंपल सी चीज है और ऑब्वियस सी चीज है कि जब इतनी खतरनाक चीजें हो रही है तो फिर इनको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए गए होंगे, राइट। और वो स्टेप्स क्या है उनको हम लोग बेसिकली देखें तो उसी में से एक पर्टिकुलर चीज को हमें पढ़ना है, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एक जो है प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू वेरियस नेशंस ने ये प्रॉमिस किया कि वो जो है आपका CFCs, ग्रीन हाउस गैसेस, इन सबका जो एमिशन है, इनके जो सोर्सेज हैं उनका एमिशन को कम करेंगे ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हम उसे सेव कर पाए, ठीक है। So as ozone layer prevents most harmful wavelengths of ultraviolet light from passing through the Earth's atmosphere, its depletion has generated worldwide concern. It has led to the adoption of Montreal Protocol, ठीक है। और इसी की वजह से जो है Montreal Protocol पिक्चर में आता है। Montreal Protocol is a historical treaty designed by the members of United Nations to protect ozone layer by phasing out CFC, which is supposed to be the main reason for ozone depletion, ठीक है। Montreal Protocol क्या बोलता है, ये मतलब एक ट्रीटी है बेसिकली जो कि इनिशियली यूएन के जो मेंबर्स है उन्होंने साइन किया था और उन्होंने इसको बनाया था, और उसका मेन एम क्या है कि CFCs का जो CFCs के जो सोर्सेज हैं, ठीक है, या जो CFC है उसको फेज आउट करो, ठीक है, उसका यूज मत करो, और जो है CFCs जो कि एक मेन रीजन माना जाता है ओजोन डिप्लीशन का, उसे हमें बिल्कुल क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है, उसको बिल्कुल खत्म कर दो, व्हिच इज सपोज्ड टू बी द मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन।
So under the Montreal Protocol, all the signing members agreed to freeze the consumption and production of CFCs by the year 2013. ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत सारे ही जो साइनिंग मेंबर्स हैं उन्होंने क्या जो है प्रॉमिस किया था कि वो CFC का प्रोडक्शन और कंजम्पशन सब हटा देंगे 2013 तक। ठीक है, तो अगर CFC नहीं तो फिर क्या, तो देखो CFCs की जगह पर आजकल जो है ना आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं उसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज किया जाता है, HFC, एंड इवन अब जो है ना इसका भी अल्टरनेटिव आ चुका है। तो देखो जितना ज्यादा रिसर्च होगा, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, उतना जो है आपके पास में सॉल्यूशंस भी निकल पाएंगे। बिल्कुल मानते हैं कि हमारी वजह से इन्वायरमेंट की ये जो है ना कंडीशन हुई है, ये सिचुएशन पर आज हम लोग आ गए हैं, लेकिन हम ही हैं जो कि प्रॉपर रिसर्च डेवलपमेंट के थ्रू इन सारी चीजों को ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है, so India signed the Montreal Protocol along with its London amendment on 17/9/1992. The Montreal Protocol has significantly reduced the burden of CFCs in the stratosphere and helped in ozone recovery. ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ओजोन होल जो है वो और एक्सटेंड नहीं हो रहा है, इवन जो है उसकी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, कि जो होल का साइज है दैट इज लाइक रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ओजोन होल जो है वो कम भी होता जा रहा है, वो रिकवर भी होता जा रहा है। ठीक है, सो इसीलिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या बनता है, एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है। ऑल राइट, सो आई होप सो कि आप लोगों को ओजोन लेयर और मतलब ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो वेरियस चीजें हैं वो अच्छे से जो है समझ में आ गई है। विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं। एंड करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सुनते जाओ, और वो ये है कि अनअकैडमी पर जो CUET के बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। CUET जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी को इसका एग्जाम तो देना ही है अच्छे कॉलेजेस में अगर हमें एडमिशन चाहिए तो इसकी प्रिपरेशन भी हमें अच्छे से करनी होगी। तो उसके लिए जो है अनअकैडमी पर जो CUET के बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें स्पेसिफिकली जो है आपके जनरल टेस्ट हो गए, आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गए, आपके लैंग्वेजेस हो गए, इन सब की जो है ना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे मैनर में और एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में जो है करवाई जा रही है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लेना और इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करना। इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच, जिसमें आप लोगों के जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, ठीक है, वो बेसिकली आपके जो वेरियस एजुकेटर्स हैं वो बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कवर करवा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इनमें भी एनरोल नहीं किया है तो जल्दी जाकर एनरोल कर लो। सारी ही जो बैचेस हैं उनकी जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है, दैट इज SAKSHIV, SAKSHIV। ठीक है, और इसके अपार्ट अगर आप लोग कभी भी कोई भी जो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू नीड टू यूज कोड SAKSHIV, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस चैनल के थ्रू आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल, उस पर क्या चल रहा है, क्या न्यू चीज आ रही है, किस टाइम पर कौन सा वीडियो आएगा, ये जो वेरियस इंफॉर्मेशन है आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आई होप सो कि इस वीडियो में जो भी हम लोगों ने इस पार्ट में हम लोगों ने जितना भी चीज पढ़ी है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।